दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, आदत हर खबर की। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के सर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं या नहीं? प्रयागराज में अचानक इतने लोगों का पहुंच जाना और सरकार की तैयारी का नहीं होना, ये क्या सवाल खड़े कर रहा है। और उसके बावजूद भी दिल्ली से वीआईपी लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। दिल्ली से खुद तमाम मंत्री जो है वो जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये देखने के बावजूद कि आम जन की हालत कितनी खराब है। यहाँ पर ये वीआईपी लिस्ट क्यों नहीं रुक रही है? ये खुद सरेंडर क्यों नहीं करती है आम जन के लिए कि वो जाएं और दर्शन कर सके और स्नान कर सके वहां पर? बड़ा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किल आखिर बढ़ा कौन रहा है? आम जनता पर जो उनका मिसमैनेजमेंट है, वो उनका प्रशासन जो कुछ नहीं कर रहा है, या फिर वो जो दिल्ली में बैठे हैं और इस वक्त योगी आदित्यनाथ की तमाम अग्नि परीक्षा लिए जा रहे हैं? आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से और उनसे समझेंगे इस बात को कि आखिरकार ये परिस्थिति सर क्या है। मतलब इसके बाद योगी आदित्यनाथ रहेंगे, मतलब अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, आपको लगता है? क्योंकि जिस तरह से उनकी अग्नि परीक्षा चल रही है वैसे तो लग नहीं रहा, क्योंकि तमाम कई कई घंटों का जाम है, मंत्री खुद कई कई घंटे वहां पर फंस रहे जाम में, और योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को इस मेले की तैयारी में लगाया जिनको मेले का एक्सपीरियंस नहीं है। इनके अधिकारियों को, विजय किरण आनंद को छोड़कर जो बाकी अधिकारी हैं उनको तो इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ऐसा मतलब ये सब क्या हो क्या रहा है? योगी आदित्यनाथ क्या अपने पांव खुद कुल्हाड़ी पे मार रहे हैं या उनके पांव पे कोई कुल्हाड़ी मार रहा है? विनीता, जहां तक आनंद जी का सवाल है, वो पिछले कुंभ मेला में भी प्रभारी थे और कैग की रिपोर्ट में उनके खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। खैर, फिर भी उनको एक मेले का अनुभव है। सवाल यह है कि योगी जी खुद क्या कर रहे थे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होने के नाते जब उसका व्यवस्था देखने बार बार गए, तमाम बार गए इलाहाबाद, तमाम उन्होंने मीटिंगें किया, उन्होंने खुद क्या देखा? नेता वो होता है जो सब चीज के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत रखता है, और वो तो खुद महंत भी हैं। बहुत सारे कुंभ में के स्नान करने गए होंगे बहुत बार, बहुत सारी समस्याएं उन्होंने देखी होंगी। इस बार का जो कुंभ का मेला है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के माथे पर एक कलंक का टीका है। जिस तरह से वहां भगदड़ मची और इतने सारे लोग मर गए जिनका पता नहीं लग रहा है, कोई नंबर नहीं दिया गया कि जिनके कोई परिजन गायब है उस नंबर पर पता लगाए या जानकारियां दे। छोटी मोटी रेल की दुर्घटना भी कोई हो जाती है, उसमें उसको छोटी मोटी क्या कहें, मतलब कोई दुर्घटना भी हो जाती है और उसमें 2 4 5 लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ होता है, तो तत्काल तमाम लाइनें, टेलीफोन की लाइनें तमाम जारी कर दी जाती हैं कि ये टेलीफोन की लाइनें, इस पर संपर्क करिए और आपके परिजन को जहां आप कहेंगे पहुंचाया जाएगा। उनके इलाज की व्यवस्था की जाती है। जितने लोग घायल होते हैं उनका नाम, जिनके लोगों का निधन हो चुका होता है उनका नाम प्रकाशित किया जाता है। अखबार और सारे टीवी के लोग उन सारे नामों का जिक्र करते हैं कि इन लोगों की डेथ हुई है। लेकिन इस कुंभ मेला में आज उतने दिन हो गए, आज तक उन नामों का जिक्र नहीं आया कि किन किन की सचमुच डेथ हुई है, कौन लोग घायल हैं, कौन मौत से जूझ रहे हैं, कितने लोग लावारिस हैं, कितने लोग लापता हैं, इसके बारे में कोई सूचना आज तक नहीं दी गई है। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना और अमानवीय व्यवहार कोई सरकार नहीं कर सकती अपनी जनता के साथ। लोगों को कहाँ ले जाया गया? लोग बता रहे हैं हजारों लोगों की मौत हुई। चश्मदीद गवाह कई लोगों ने बताया, मेरे जानने वालों ने कई लोगों ने कहा कि संख्या पता नहीं कितनी होगी। सवाल है उनको ले कहा जाया गया। ये सारा कुछ योगी आदित्यनाथ के माथे पर जाता है। इसीलिए इस भगदड़ के बाद अचानक लोगों को आजम खां याद आने लगे। अचानक सपा सरकार में जो 2013 में कुंभ मेला हुआ था उसके लोग याद करने लगे कि तब कितना शानदार इंतजाम था। सबके रहने का, खाने का, आने का, जाने का कोई व्यवस्था नहीं हुई। हाँ, रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था हुई थी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश सरकार के दायरे में नहीं था, आजम खां के दायरे में नहीं था। फिर भी आजम खां ने इस्तीफा दे दिया था कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए, मैं नैतिक जिम्मेदारी मानता हूं। और उसमें कुछ मौतें हुई थी रेलवे प्लेटफॉर्म बदल जाने के नाते, लेकिन लोग उसको आज याद कर रहे हैं। इस बार जब से कुंभ शुरू हुआ है, लगातार एक के बाद एक आगजनी के किस्से हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं अभी देख रहा था एक वीडियो जिसमें मीलों तक भीड़ दिखाई पड़ रही है और उसमें गाड़ियां कुछ जलती हुई दिखलाई पड़ रही, गाड़ियां या क्या, लेकिन जिसने वीडियो बनाया था वो यही कह रहा था कि गाड़ियों में आगजनी हो गई है। जिसने वीडियो बनाया था, दूर से स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था कि वो धुआं किस चीज का उठ रहा था। अस्पताल में आग लग गई, तमाम लोग, और 12-12, 14-14 घंटे विनीता लोग लाइनों में लगे हुए, उनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, औरतें बाथरूम जाने के लिए तड़प रही हैं क्योंकि इंच भर भी कहीं जगह नहीं है, किसी कोने में जाके चली जाए। इससे अमानवीय और क्या हो सकता है? बड़े बड़े बुजुर्ग 15-15, 16-16 घंटे से लगे हुए हैं। एक सज्जन ने लिखा अयोध्या से
कि वो अयोध्या से कुल 15 किलोमीटर का सफर 7 घंटे में पूरा नहीं कर पाए अपने घर से अयोध्या तक, क्योंकि एक रोड वीआईपी के लिए बंद किया हुआ था। एक रोड पर सारे लाखों लोग आ गए थे। यही स्थिति इलाहाबाद में है, यही स्थिति बनारस में है। अभी एक बड़ी खबर ये भी आ रही है विनीता, एक मिनट, महाकुंभ में अब अमिताभ यश को भेजा जा रहा है सर। विनीता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सारे अयोध्या, बनारस और इलाहाबाद तीनों जगहों से, बहराइच में दंगा नहीं होने देते, बड़ा सवाल। तीनों जगहों से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी बुरी हैं। सबको छोड़ो, मेरा बेटा खुद, उसको इलाहाबाद में अपने कुछ बैंक के काम से जाना था। उसको मालूम पड़ा कि दिन में नहीं जा सकते। कल रात को 11 बजे के बाद वो अयोध्या से चल करके इलाहाबाद पहुंच तो गया, लेकिन एक जगह गाड़ी पार्क करने के बाद उसके बाद उसको जाने को जगह नहीं थी। फिर पैदल चलता चलता कहीं जाके टेम्पो मिला, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा टेम्पो करते करते शहर में कहीं पहुंच गया। लेकिन उस समय शहर में जाने से लेके अभी आपके इस प्रोग्राम से 5 मिनट पहले तक या 10 मिनट पहले तक वो फिर कहीं निकल नहीं पाया है। तो इतने बुरे हालात इन शहरों कर दिए गए। ये शहर सारे के सारे जाम है, सारे कारोबार ठप है, सारे लोग परेशान हैं, लोग कैदी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। और उन बच्चों का क्या होगा जो भूख से तड़प रहे हैं, खाने पीने कुछ मिल नहीं रहा है। आसमान पर वहां पर रेट पहुंच गए, होटलों के रेट 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपए हो गए। रिक्शे वाले से लेके सब मनमाना वसूली कर रहे हैं, यानी कितना, सैकड़ों गुना ज्यादा। खाना पीना मिल भी नहीं रहा है। और इसका दरअसल हुआ क्या है, आंकड़े बनाने का शौक है बीजेपी के लोगों को, हर बार आंकड़े बनाते हैं। घूम घूम करके निमंत्रण बांट रहे थे पूरे देश में, ये हर प्रदेश में निमंत्रण बांट करके आए। और इनकी जो आरएसएस है इनका, मैं तो इसके अंदर कुछ और सूंघ रहा हूं। मुझको लग रहा है कि आरएसएस ने कोई प्रयोग किया है। वो भविष्य के किसी अपनी योजना के अंतर्गत उसने इस बार आकलन किया है कि वो बहका करके कितने लोगों को कहीं इकट्ठा कर सकता है। उन्होंने पूरा ये चलाया कि इस बार कुंभ में अगर आप आएंगे तो आपको अमृत मिल जाएगा और जिंदगी में जितने पाप किए होंगे सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। और आश्चर्य देखिए कि करोड़ों की संख्या में, अगर करोड़ों है तो करोड़ों की संख्या में लोग क्या सबने पाप कर रखा है? क्यों पाप अपने खत्म करने के लिए वहां जा रहे हैं? अरे आस्था से जाते, ईश्वर की भक्ति में जाते, इस नाम पर कि पाप खत्म हो जाएगा और आपको अमृत पान मिल जाएगा, इस नाम पर वहां जाना। वहां एक वीडियो किसी ने डाला कि उसमें नाला बह रहा है, जो गंगा के अंदर जो पानी जा रहा है नाले का जा रहा है। किसी ने डाला जो पूरे चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा बिखरा हुआ नदी के अंदर, और उसमें लोग डुबकी लगा रहे हैं। इस डुबकी का क्या मतलब है? अरे आपको नहाना तो गंगा पूरे देश में जहां जगह बहती है, कहीं चले जाइए और कहीं जाकर के नहा लीजिए। कई ऐसे कुंभ हैं, महाकुंभ हैं, जिसके आप साक्षी रहे हैं, आपने खुद देखा है इतने सालों में तमाम इंतजाम अलग अलग तरह से। इस कुंभ को कहाँ रेट करते हैं आप अभी तक जितने कुंभ देखे हैं इंतजामों में? पहली बात तो महाकुंभ कोई शब्द नहीं है। एक कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है। कुंभ 4 साल बाद आता है, अर्ध कुंभ हर साल ही होता रहता है कहीं न कहीं। जी सर, ब्रांडिंग तो 144 साल में आने वाले महाकुंभ के तौर पे की गई है ना? नहीं, ये तो पता नहीं इनकी कहानी कहाँ से आई है। इनको सिद्ध करना चाहिए कि 144 साल का क्या कहानी है, उनको सिद्ध करना चाहिए। खैर उन बातों में हम क्यों पढ़ते हैं। लेकिन ये जो कुंभ इस बार का हुआ है, मैं अगर 100 में से नंबर देने हो तो मैं इनको मुश्किल से 10 नंबर भी दूंगा। महाबुर सब तरह से इसमें सारी व्यवस्थाएं टोटल फेल है, कुछ भी सुविधा नहीं है। लोग सड़क पर सो रहे हैं, जो जमीन पर सो रहे हैं, लोग नदी में सो रहे हैं, सोते सोते मर जा रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था नहीं। आखिर इतना पैसा जो आपने डाइवर्ट किया तमाम विभागों का, वो गया कहाँ? अगर आपने लोगों को सोने का इंतजाम नहीं किया, पानी का इंतजाम नहीं किया, खाने का इंतजाम नहीं किया, तो पैसा आपका गया कहाँ? भयंकर भ्रष्टाचार हुआ विनीता। और दूसरी बात, कुंभ कराने के कुछ लोग जिम्मेदार लोग थे, जैसे लल्लू टेंट वाला है बनारस का, वो आजादी के पहले से सैकड़ों साल से जब से कुंभ हो रहा है वो कुंभ कराया करता था और कुंभ के सारे इंतजाम वो देखता था। उसको नॉलेज है उसकी, कहाँ पर बल्ली लगेगी, कैसे लगेगी, कहाँ टेंट लगेगा, क्या होगा और कब कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से पूरा इंतजाम वो कर लेता था। इस बार उत्तर प्रदेश के वो तमाम लोग जो कुंभ का इंतजाम करते थे उनको ये इंतजाम नहीं दिया गया। ये सारा इंतजाम गुजराती लोगों को दे दिया गया। जैसे हो रहा है सारी जगह गुजरातियों को सारे ठेके दे दिए जा रहे हैं। अयोध्या में मंदिर का ठेका दिया गया, बनारस में कॉरिडोर का ठेका दिया गया, वैसे ही इलाहाबाद का कुंभ का ठेका भी गुजरातियों को दे दिया गया है। और फिर गुजराती उसमें अपने पैसे काट करके उत्तर प्रदेश के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो गुजराती भी जिम्मेदार है इसमें। ये गुजरातियों को हवा से पैसा कमाने की और हर जगह जाकर के कूद पड़ रहे हैं, वो भी इसके जिम्मेदार है। प्रशासन भी जिम्मेदार है और सुपारी मीडिया भी जिम्मेदार है, जिसका प्रचार करके। अच्छा, आपको क्या आकलन नहीं था कि लखनऊ में पहले बेगम हजरत महल पार्क में रैली हुआ करती थी, अगर 4-5 लाख लोग भी आ जाते थे पूरा लखनऊ शहर परेशान हो जाता था और उसके बाद कई घंटे लगते थे लखनऊ शहर को नॉर्मल होने में।
आज वहां दूर रैली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 4-5 लाख लोग कभी इकट्ठे हो जाते हैं तो पूरा शहर परेशान रहता है। तो कहा आपको अंदाज नहीं था कि इलाहाबाद की सड़कें, इलाहाबाद का इलाका, इलाहाबाद शहर और गंगा का किनारा कितने लोगों के लिए सक्षम है, कितने लोगों को झेल सकता है? अगर वहां पर 5 लोगों के लायक आने लगा के लायक ही जगह थी, तो फिर आपने करोड़ों लोगों को न्योता देने की कोशिश क्यों की? 40 करोड़ जैसे देश के 1/3 आबादी पूरी इलाहाबाद आ गई हो, किसको मूर्ख बना रहे हैं ये? और इस तरह से इन्होंने इतना बड़ा प्रचार किया, हर आदमी भागता। भारत एक आस्था का देश है, उस आस्था की अंधी दौड़ में भागता के चला जा रहा आदमी, सर पे गठरी लिए हुए, बच्चा बगल में थामे हुए। और आज जो परेशानी हुई उसका जवाब कौन देगा? आज राष्ट्रपति जी गई थी, राष्ट्रपति जी देश की सम्मानित पद पर बैठी हुई हैं, उनको वहां पर 8-10 घंटे रहने की क्या जरूरत थी? क्या वो ये नहीं कर सकती थी? हवाई जहाज से उतरती, हेलीकॉप्टर से पर्टिकुलर जगह पर जाकर के एक डुबकी मारती, फट से निकल जाती। तो ये 10-12 घंटा उन्होंने आज इलाहाबाद में बर्बाद किया, और एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, वो कई जगह गई। उसके नाते जो करोड़ों लोगों को परेशानी हुई आज, इसका जवाबदेही उनकी है कि नहीं है? और सारे वीआईपी की जिम्मेदारी, जो वीआईपी वहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आप वहां पर? और नहीं तो आप अपना एक दिन निर्धारित कर लीजिए, कुंभ जब खत्म हो रहा उस दिन, या जब कुंभ बिल्कुल शुरू हुआ तो शुरुआत में, तो शुरू में आप एक बयान जारी कर देते पूरे देश की जनता के नाम कि फला दिन वीआईपी का रहेगा। अभी जानकारी है ये भी मिल रही है कि वहां पर वीआईपी एंट्रीज के लिए अभी भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, और तमाम बड़े वीआईपी जा रहे हैं, इसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम की परेशानियां चल रही हैं। तो क्या अधिकारी अपने बड़े अधिकारी को, नेता अपने बड़े नेता को खुश करने के लिए आम जनता को रौंद रहे हैं? भाई वीआईपी जाएगा, आप सड़कें रोक देंगे, वीआईपी का प्रोटोकॉल लागू करेंगे, तो निश्चित तौर पर आम जनता के लिए चलने की जगह कम हो जाएगी, निकलने के पुल कम हो जाएंगे, उसके लिए घाट पर जाने की जगह कम हो जाएगी। जब आपने वो लाखों लोगों को न्योत दिया तो अधिकार किसका है? उस आस्थावान जनता का पहला अधिकार है, या इन बेईमान नेताओं का पहला अधिकार है जो वहां चले जा रहे हैं अपना पाप धोने के लिए? इनको अगर पाप धोना, मेरी बात आपने काट दिया। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर समझदार कोई मुख्यमंत्री होता, मेरे भाई विभूति नारायण झाई जी एसएसपी कुंभ मेला थे, तो उनके टाइम में मंत्रियों ने कहा हम आना चाहते हैं। उन्होंने एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, उनको फोन किया, बोले अगर मंत्री लोग आएंगे, उनके वीआईपी प्रोटोकॉल चलाया जाएगा तो हमको इंतजाम करने में दिक्कत होगी। एनडी तिवारी जी ने आदेश कर दिया था कि कोई भी मंत्री व्यक्तिगत कैपेसिटी से बिना वीआईपी प्रोटोकॉल के जाना चाहे तो जाए और नहाए, लेकिन कोई वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं हुआ। और उस वक्त यही हुआ था। आजम खान साहब इतने सक्षम और योग्य नेता थे, है बल्कि इतने सक्षम योग्य आदमी हैं कि उन्होंने, चूंकि और ईमानदार हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ खुद उसका निरीक्षण किया और इतना शानदार इंतजाम कर दिया। वो भी तो कुंभ था जो 2013 में हुआ था, और उसमें कहीं कोई घटना पूरे कुंभ क्षेत्र में नहीं घटी। अरे मैं तो योगी जी से ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से, कि उनको आपने झूठे केसों में जेल में डाल रखा है, अभी भी ऐसा करिए कि उनको पेरोल पर छोड़ दीजिए, और पेरोल पर छोड़ करके उनको ले जाइए कुंभ मेला में, और उनको हेलीकॉप्टर से घुमा के कहिए कि वो इंतजाम बताइए कैसे करने पर। आजम खान के लिए भी खबर है कि जल्दी वो बाहर आ सकते हैं। अरे अभी जल्दी क्या, उनको कल ले आइए, और कल लाके उनको कहिए आजम साहब आप भी देश के नेता है, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कुंभ का आपने जैसे इंतजाम किया था, इस इंतजाम को संभाल दीजिए। आजम खान अभी भी संभाल देंगे, मैं तो आग्रह कर रहा हूँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से, उनको कल सुबह निकालिए। और ये तमाम थोक में जो अधिकारियों को ले जा रहे हैं भीड़ बढ़ाने के लिए, आप उसके बजाय उनसे कहिए कि वो किन किन को चाहते हैं और उनके द्वारा आयोजित कराइए। मैं दावा करता हूँ कि आजम खान अभी भी 2-3 दिन के अंदर ऐसा इंतजाम कर देंगे कि कुंभ का मेला सचमुच फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये कुंभ उत्तर प्रदेश के माथे पर एक बड़ा कलंक है। कौन जवाब देगा उन बच्चों के जिनके पिता खो गए हैं, उन पत्नियों को जिनके पति खो गए हैं, उन पतियों को जिनकी पत्नियां खो गई हैं, उन भाइयों बहनों को जो एक दूसरे के खो गए हैं? कौन जवाब देगा? कहां गए वो सारे लोग? और ये जो बच्चे बिलख रहे हैं दूध के लिए, पानी के लिए, इसकी जवाबदेही किसकी है? औरतें बाथरूम नहीं जा पा रही हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? 12-12, 14, 15-15 घंटे लोग लाइन में लगे हुए हैं और 2 कदम चल नहीं पा रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? ये जवाबदेही सरकार की और मोदी योगी जी की है। आपने शुरू में एक सवाल पूछा था, योगी जी का क्या होगा? कायदा तो ये कहता था कि उनको आजम खान के रास्ते पर चलना चाहिए, और जिस दिन भगदड़ मची और लोगों ने कहा हजारों लोग मर गए, उनको इस्तीफे के पेशकश उसी दिन कर देनी चाहिए थी। कंडीशनल कर देते कि मैं अभी तत्काल जाऊंगा नहीं, इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन जब तक ये संभल नहीं जाता है तब तक मैं इसकी कार्रवाई देखता रहूंगा। कायदे से क्या करना चाहिए था। बाकी उनकी पार्टी है, उनकी सरकार है, वो उनके साथ क्या निर्णय लेगी मैं नहीं जानता, लेकिन वो कम से कम इस कुंभ मेले के द्वारा तय हो गया कि वो इस पद पर और इतने बड़े आयोजन करने के लिए तो कम से कम बिल्कुल भी योग्य और सक्षम व्यक्ति नहीं है। जी विनीता जी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किल कितनी बड़ी है ये नहीं पता, पर जनता की बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है।
करोड़ों की संख्या में जो लोग जिस आस्था भाव के साथ वहां पहुंच रहे हैं, उस पर प्रशासन के पर जो विश्वास होता है वो लगातार छिन्न भिन्न होता जा रहा है। भगवान के विश्वास की बात अलग है, यहाँ जो सरकार का विश्वास है वो छिन्न भिन्न हो रहा है। और शायद यही वजह है कि कई लोगों ने अपने प्लान कैंसिल किए, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ है। एक सवाल ये भी निकल के आ रहा है कि इतनी भगदड़ के बाद भी लोग लगातार आ रहे हैं। मुश्किल नहीं, मुसीबतों का पहाड़ जनता के सर पर, वहां मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहां लोग तो इसलिए आ रहे हैं ना कि आपने प्रचार इतने बड़े पैमाने पर कर दिया कि पाप धुल जाएंगे, अमृत पान कर लीजिए, ऐसा फिर 144 साल बाद आएगा। ये सब करने की क्या जरूरत थी? लोग अपने आप जानते हैं, जब जिसको जहां जाना होता है लोग आते जाते रहते हैं। ये जो भूख है कोई एक आंकड़ा बनाने की कि हमने सबसे बड़ा आंकड़ा बना दिया, ये जो भूख है प्रचार तंत्र की, मोदी से लेके योगी तक की, ये भूख सारी परेशानी की जड़ है। जी सर, बड़े बड़े लोगों के सामने चमकने की भूख, सत्ता पे बने रहने की किसी भी हाल में भूख, अब तक जो इस्तीफा हो जाना चाहिए उस इस्तीफे पर अड़े रहने की, मतलब इसको नहीं देने के पर अड़े रहने की भूख, ये तमाम तरह की चीजें ऐसी हैं जो कि इंसान को सिर्फ अपने स्वार्थ तक रोके हुए हैं। और करोड़ों की तादाद में जो आम जनता है, जो पूरी देश भर से जो आ रही है, लोग दक्षिण भारत से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, और उन लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी अव्यवस्था वाली परिस्थिति पहले कुंभ में कभी नहीं देखी गई है। ये अपने आप में इतिहास में सबसे वर्स्ट सिचुएशन वाला कुंभ कहा जाएगा। विनीता, आपके दर्शकों के लिए मैं याद दिला दूं, ये लोग बार बार जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम का जिक्र करते हैं, और भी कुछ एक दो कुंभ हुए जिसमें कुछ भगदड़ मची थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जो हुआ था वो ये हुआ था कि जो अखाड़े हैं, जो ये नागा उगा ये लोग हैं, इनसे पहले आम आदमियों ने स्नान कर लिया था। वो गुस्सा हो गए और वो अपने भाले वाले लेकर के वो लगे आक्रमण करने, और उसमें हाथी वाथी कुंभ में अलाउड थे, उन्होंने हाथी छोड़ दिए, हाथियों की भगदड़ मच गई, उसमें जाने गई थी, और उस पर तत्काल नेहरू जी ने तत्काल उसके बाद फिर नियम बना दिए, कोई हाथी वाथी नहीं जाएगा, अखाड़ों की व्यवस्था कर दी, वो सारे तभी के, और वीआईपी के इंतजाम सब पर नेहरू जी ने तत्काल उसके ऊपर इंतजाम कर दिया था, उस पर निर्णय ले लिए थे। इसलिए इनको मिक्स नहीं किया जा सकता, दोनों की परिस्थितियां अलग है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। महाकुंभ कहें, कुंभ कहें, अर्धकुंभ कहें, लेकिन बड़ी बात यह कि सरकार की व्यवस्था और जनता की आस्था, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं, और इसके बीच में कौन पिसने वाला है, योगी आदित्यनाथ या कोई और, ये समझ नहीं आ रहा है। तस्वीर जल्दी साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।